Hello everyone, here I Kumal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. तो आज की अपनी जो पोइट्री है दैट इज रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट डज इट मीन बाय रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रेजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। अगर ये आप इसका बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ जाता है तो आप इजीली इस पूरी पोइट्री को थॉरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। सो रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वाइल वी आर एबल टू रिजॉल्व द थिंग्स विच कम इनटू आवर वे। ठीक है, अगर हमारे रास्ते में कोई भी चीज़ आती है, वेदर दैट इज़ डिफ़िकल्टी और एनी चैलेंज, तो अगर किसी भी तरीके का कोई चैलेंज आता है, डिफ़िकल्टी आती है और हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं, तो उसको बोला जाता है रेजोल्यूशन, राइट। एंड इंडिपेंडेंस while we are able to get free ourselves from the things which surround us। ठीक है, जो चीज़ें हमें सराउंड करके रखती है उन सारी चीज़ों से जब हम अपने आप को फ्री कर लेते हैं उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट विलियम वर्ड्सवर्थ, व्हाट डज इट मीन बाय रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे इसका पर्टिकुलर मीनिंग बताया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो बेसिकली होता क्या है इन अ पॉइट्स लाइफ, एक पॉइट जो होता है, यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ एक पॉइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि जो एक पॉइट होता है उसके वो एक्सट्रीमली इमोशनल होता है, ठीक है, हाईली सेंसिटिव होता है, हर एक चीज़ को डीपली फील करता है, चाहे कोई भी हो, दैट इज पोइटस और द पॉइंट। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट होता है वो किसी भी चीज़ को डीपली फील करता है, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है फ्रॉम द वेरी इनसाइड ऑफ हिज हार्ट और हर हार्ट। तो या तो क्या होता है, इफ द पोइट इज हैप्पियर, अगर कोई भी पोइट हैप्पी है, एट दैट टाइम ही इज ऑन द पिक ऑफ द माउंटेन, एट दैट टाइम द पोइट इज ऑन द पीक ऑफ द माउंटेन, वो सबसे हाईली जॉयफुल होता है। ठीक है, एंड वाइल द पोइट इज लोअर, वाइल द पोइट इज डिप्रेस्ड, तो ही डिप डाउन, राइट। तो ये जो पोइट के जो इमोशंस हैं वो सी सॉ में चलते हैं, राइट। इफ द पोइट इज हैप्पियर तो एक्सट्रीमली हैप्पियर होता है, एक्सट्रीमली जॉयफुल चॉयफुल होता है, और अगर वो सैड होता है तो एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड होता है, एक्सट्रीमली मेलनकलिक होता है। तो ये जो सी सॉज होते हैं एक पोइट की लाइफ में, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इतनी जो प्रॉब्लम्स आती है पॉइंट के इमोशंस को लेके पॉइंट की लाइफ में, तो उन सारी चीज़ों को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जा सकता है, वहाँ पे रेजोल्यूशन वर्ड का यूज़ किया है। इंडिपेंडेंस मतलब होता है वाइल वी आर एबल, द पॉइंट इज एबल टू रिजॉल्व हिज और हर डिफ़िकल्टीज और द प्रॉब्लम्स। तो जब उस चीज़ से बाहर निकल जाता है, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाता है और अपने आप को फील फ्री करता है, तो वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट की पर्सपेक्टिव से इसका मतलब रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। इसका दूसरा टाइटल जो है वो है लीश गैदरर। लीश गैदरर, द पर्सन हु गैदर्स द लीशेस। लीशेस किसी मेडिकल फिजिकल थेरेपी के लिए यूज़ में आती है, जो लीशेस एक ब्रीड होती है बेसिकली। ठीक है, तो उसको एक थेरेपी के लिए यूज़ लिया जाता है, मेडिकल थेरेपी के लिए, इन ऑर्डर टू सक द वेन ब्लड आउट। ठीक है, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। सो द पोइट एंड हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ met someday a leash gatherer, and from there the poet got the idea to write this poetry, that is resolution and independence, which is also named leash gatherer, right। तो ये हो गया इसका टाइटल। तो होपफुली आपने टाइटल अगर जान लिया है तो अब आपको इजी होगा इस पोइट्री को अंडरस्टैंड करना। From a poet's perspective, you have to go through with this poetry, right? Imagine you are a poet, deeply sensitive, highly emotional. Then you can go with the poetry now. Okay, so there was a roaring in the wind all night. The rain came heavily and fell in floods. But now the sun is rising calm and bright. The birds are singing in the distant woods. Over his own sweet voice the stock dove broods.
The jay makes answer as the magpie chatters, and all the air is filled with pleasant noise of waters. अब एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पे? टू सीन्स आर देयर। एक होता है जब बहुत ज़्यादा हाईली अगर कोई पर्सन सैड होता है, मेलनकॉलिक मूड में होता है, उसके माइंड में एक थॉट स्टॉर्म्स चल रहा होता है, ब्लंडर चल रहा होता है इनटू द माइंड ऑफ अ पर्सन, और जब हमें उस चीज़ का सल्यूशन मिल जाता है उसके बाद में जो हमें फ्रेश फीलिंग आती है, तो यहाँ पे वो दोनों ही एस्पेक्ट्स बताए गए हैं थ्रू दी नेचर। ठीक है, नेचर के थ्रू यहाँ पे एक ह्यूमन माइंड को रिफ्लेक्ट करा गया है, राइट। तो इसमें सबसे पहले पोइट इज टॉकिंग ऑल अबाउट द रॉरिंग नाइट, मतलब देयर इज अ नाइट, थ्रू आउट नाइट बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत it's like the night is roaring, it's like storming over through the night, and the rain came heavily, and it rained heavily, and that's why the city flooded. ठीक है, सिटी जो है पूरी फ्लड में हो चुकी है बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैवीली, राइट। तो जब बहुत ज़्यादा हमारे माइंड में थॉट्स बैक टू बैक चल रहे होते हैं, कंटिन्यूसली अगर थॉट्स चल रहे होते हैं, वो भी मेलनकॉलिक थॉट्स, थोड़े सैडिस्टिक थॉट्स जो कि हमें हमारी लाइफ को मूव करते हैं टुवर्ड्स द डिप्रेशन, तो जब डिप्रेसिव थॉट्स हमारे माइंड को स्टॉर्म आउट करते हैं, तो उस टाइम पे जो फीलिंग्स होती हैं वो नेचर के थ्रू पॉइंट यहाँ पे बताना चाहते हैं, ऑल अबाउट द नाइट। ठीक है, सो इट वॉज अ रेनी नाइट, ऑल थ्रू आउट नाइट बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ आंधी तूफान ये सब आ रहा था। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द होल सिटी फ्लडेड। तो ये तो हो गया इन दोनों लाइन्स का मतलब। अब आगे देखते हैं। बट नाउ द सन इज राइजिंग काम एंड ब्राइट, बट नाउ द सन इज राइजिंग फाइनली एंड इट इज़ काम एंड वेरी मच ब्राइट। तो जब हम किसी प्रॉब्लम से गुजर जाते हैं, जब हम किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं, उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में जो हमारे माइंड की सिचुएशन होती है, वी फील वेरी फ्रेश, ठीक है, ब्राइट, काम, वी आर वेरी इन डेलिकेसी एट दैट टाइम वी आर। तो सेम विद द नेचर की बारिश, बहुत तेज़ बारिश के बाद जब दूसरे दिन व्हाइल द सन कम्स आउट, तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन है? द डे इज द मॉर्निंग इज काम एंड वेरी मच ब्राइट। सो द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द डिस्टेंट वुड, और बाहर जंगल में चारों तरफ वुड हैं, चारों तरफ जंगल है, पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पे जो द बर्ड्स हैं वो अपनी मेलोडियस वॉइस में चिर्प कर रहे हैं, गा रहे हैं। ठीक है, ओवर हिज ऑन स्वीट वॉइस द स्टॉक डव्स ब्रूड, द जे मेक्स आंसर एज द मैगपाई चैटर। सो स्टॉक डव, जे एंड मैगपाई, दीज आर द कॉमन बर्ड्स जो कि अपनी ही मेलोडियस आवाज़ में, अपनी ही मेलोडियस वॉइस में दे आर चिर्पिंग अराउंड द वुड्स, एंड ऑल द एयर इज फील्ड विथ प्लेजेंट नॉइज ऑफ वाटर्स। और पूरी जो हवा है, चारों तरफ की जो हवा है, दैट इज फील्ड विथ प्लेजेंट नॉइज ऑफ वाटर। सो मे बी देयर इज रिवलेट, देयर इज स्ट्रीम्स अराउंड, देयर इज रिवर में भी, ठीक है, हो सकता है वहाँ रिवर हो, स्ट्रीमलेट्स हो, कोई झरने हो, पानी के झरने की आवाज़ आ रही हो, फाउंटेन की आवाज़ आ रही हो, फाउंटेन की गिरने की आवाज़ आ रही हो। तो वाटर की आवाज़ से, वाटर की जो प्लेजेंट नॉइस है उसकी आवाज़ से पूरी एयर जो है वो मेलोडियसली फिल हो रही थी, राइट। सो दिस इज़ द फर्स्ट आंजा। तो इसमें पहले टू लाइन्स में द पोइट इज टॉकिंग ऑल अबाउट द रॉरिंग नाइट, द स्टॉर्मिंग नाइट, द हैवी रेन नाइट, और उसके बाद में दूसरे दिन जब सूरज बाहर आता है, ठीक है, अपने क्लाउड से, उसके बाद में जो सीन होती है, द बर्ड्स आर चिर्पिंग अराउंड, द वाटर इज स्प्लैशिंग ऑल अराउंड, एंड बिकॉज ऑफ द melodious voice of the birds in the water, the air is filled with pleasant voice। तो इस तरीके से पोइट बहुत ही ब्यूटीफुली इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ द नेचर। पोइट यहाँ पे पोइट के ही माइंड की बात कर रहा है, एक कॉमन ह्यूमन बीइंग के लाइफ में भी एग्जैक्टली यही होता है। ओके, so all things that love the sun are out of doors. The sky rejoices in the morning's birth. The grass is bright with raindrops on the moors. The hare is running races in her mirth. And with her feet, she from the placy earth raises a mist that glittering in the sun runs with her all the way wherever she doth run. Okay, so now the poet speaks all about the creatures, the nature's creatures. तो वो जितने भी क्रीचर्स होते हैं हु लव द सन अलॉट, वो बाहर आ चुके हैं, सब अपने अपने डोर से बाहर आ चुके हैं,
सी यहाँ पे जो पॉइंट है वो एक ऐसे कंट्री में रह रहे हैं इंग्लैंड में जहाँ पे ऑल थ्रू आउट द ईयर सिर्फ विंटर्स रहते हैं, वहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है, राइट। और जो समर डेज होते हैं दोज आर द प्लेजेंट डेज ऑफ द ईयर। पूरे ईयर में सिर्फ समर डेज ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हर कोई इंजॉय करते हैं। इट्स नॉट लाइक समर्स इन एशिया, इन इंडिया ऑफ कोर्स। इंडिया में जैसे समर्स होते हैं वैसे वहाँ पे समर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इंग्लैंड के जो समर्स हैं, स्पेशली जहाँ पे पॉइंट रहते हैं इनटू द लेक डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पर वहाँ का जो वेदर है वो समर डेज को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं वो लोग। तो जितने भी क्रीचर्स हैं हु लव द सन अ लॉट, दे कम आउट फ्रॉम देयर डोर्स and the sky rejoices in the morning's birth, and while the sun comes out from the clouds, the sky is also rejoicing, ठीक है, sky भी है वो rejoice कर रहा है along with the morning's birth, with the coming out of the sun from the clouds. So the grass is bright with raindrops, और जो grass है, क्योंकि रात को बहुत तेज बारिश हुई थी, जो grass है उस पर मिस्ट जमी हुई है, रेन ड्रॉप्स हैं चारों तरफ ग्रास पे, एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल टू सी। ऑन द मूर्स द हेयर इज रनिंग रेसेस इन हर बर्थ, और वहाँ पे जो हेयर है वो अपने ही मर्थ में, अपने ही जॉय में रन कर रहा है ऑल थ्रू आउट द मूर। एंड विद द फीट शी रन्स फ्रॉम द प्लासी अर्थ रेजेस अ मिस्ट, और उसके साथ साथ में जो मिस्ट है वो भी रन कर रही है। इट्स लाइक इमेजरी विच इज बीइंग क्रिएटेड बाय द पोएट हियर, कि जो जब हम चलते हैं तो अगर ग्रास पर रेन ड्रॉप्स होती है तो वो रेन ड्रॉप्स हमारे पैरों के साथ साथ स्प्लैश करती है, अगर आपने नोटिस करी हो तो सेम विद दैट हेयर, कि जब वो दौड़ रहा था, while the hair is running there, the mist is also running with it. That glittering in the sun runs with her all the way wherever she doth run. तो जहाँ जहाँ वो हेयर रन कर रहा था वहाँ वहाँ वो जो हेयर मतलब मिस्ट है वो भी उसके साथ रन कर रही थी, और वो ग्लिटर हो रही थी, वो रेन ड्रॉप्स, वो मिस्ट एंड सन। So this is the second stanza, जिसमें poet is talking all about a hare who runs in mirth, and along with that hare the mist is also running. Now the third stanza is, I was a traveler then upon the moor, I saw the hare that raised about with joy. I heard the woods and distant waters roar, or heard them not, as happy as a boy. The pleasant season did my heart employ, my old remembrance went from me wholly, and all the ways of man so vain and melancholy. Okay, so now the poet says that I was a traveler then upon the moor. कि I was a traveler, I was traveling upon the moors at that time, और तब मैंने उस hair को देखा while the hair was running there, and I heard the woods and distant waters roar, और मैंने दूर से जो woods में जो water की जो roaring आ रही थी, water की जो splashing voice आ रही थी, मैं उसको भी सुन रहा था। I heard the woods and distant waters roar, और heard them not, और हो सकता है मैंने इन सारी चीज़ों को experience किया हो, नहीं किया हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैंने halfly experience किया हो, but being a boy I was as happy as a boy, right? Because after being an adult, all the problems or the challenges come into the life of a human being. एक human being की life में while the person turned adult, तो उस टाइम पे सारी प्रॉब्लम्स आना, सारे चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, सारी चीज़ें, सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। बट एक जो बॉय होता है while the person is in his or her boyhood और चाइल्डहुड, तो उस टाइम पे जो चीज़ें होती है बहुत काम होती है, सारन होती है, सब कुछ अच्छा लगता है, छोटी छोटी चीज़ें भी हमें खुशी देती है, राइट। जितना एक छोटा बच्चा खुश होता है उतना शायद एक एडल्ट कभी खुश नहीं होता है, दिस इज़ द फैक्ट। तो पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं कि बीइंग अ बॉय आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम, ठीक है, मैंने चाहे सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हो, नहीं किया हो सकता है हाफ एक्सपीरियंस किया हो, बट at that time I was a boy, and being a boy I really enjoyed all these things. So the pleasant season did my heart employ, and this pleasant season took my heart away. My old remembrance went from me wholly, and all the ways of man so vain and melancholy. And all of a sudden जब सारी मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी, तो जितने भी मेरे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी, डिफ़िकल्टीज थी, melancholy थी,
या जो भी मेरी लाइफ में डिप्रेशंस थे, जो भी डिस्ट्रेसेस थे, जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स थे, वो सारे कंप्लीटली एक पल के लिए मुझसे दूर हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उन सारी चीज़ों से फ्री हो चुका हूँ, इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ। वहाँ पे मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को जैसे रिजॉल्व कर दिया हो, मुझे ऐसा फील हो रहा था। In next stanza, the poet says that, but as it sometimes chance from the might of joys and minds that can no further go, as high as we have mounted in delight, in our dejection do we sink as low. To me that morning did it happen so, and fears and fancies thick upon me came. Dim sadness and blind thoughts I knew not nor could name. तो यहाँ पे पॉइंट एकदम से बोल रहे हैं। अब यहाँ पे पॉइंट सी सॉ वाले इमोशंस की बात करते हैं जो कि एक पॉइंट एक्सपीरियंस करता है इन हिज और हर लाइफ। तो यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं कि वाइल बी हैप्पी, जब कोई भी पॉइंट या कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, एट दैट टाइम द पॉइंट इज़ ऑन हाई माउंटेन। उस टाइम पे हाईली माउंटेन होता है पॉइंट। और जब वो बहुत एकदम से कोई सैड अगर कोई इम्प्रेशन अगर पॉइंट के माइंड में आ जाता है तो एकदम से वो डिप डाउन हो जाता है, सिंक लो, ठीक है, डिप्रेशन में आ जाता है एकदम से, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं दैट बट एज इट समटाइम्स चांस, जब कभी ऐसा होता है, फ्रॉम द माइट ऑफ जॉयज एंड माइंड्स दैट कैन नो फर्दर को, कि जो जॉय आता है तब एक दैट टाइम वी आर हाईली जॉयफुल, ठीक है, वी आर ऑन द पीक ऑफ द माउंटेन, ठीक है। और जब एकदम से अगर कोई सैड इम्प्रेशन इम्पैक्ट करता है माइंड को, तो स्लोली विद दैट पेस, विद दैट द सेम पेस, वो जो हैप्पीनेस है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द डिप्रेशन। और वो जो डिप्रेशन है वो स्लो डाउन कर लेता है इंसान, ह्यूमन बीइंग के इमोशन को। टू मी दैट मॉर्निंग डिड इट हैपन, और उस मॉर्निंग भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। आई वॉज रियली हैप्पी, आई वॉज जॉयफुल, आई वॉज एन्जॉइंग द एटमोसफेयर अराउंड मी, आई वॉज एन्जॉइंग द सीजन। मैं सीज़न को एंजॉय कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, आई वॉज हैप्पियर, आई वॉज ग्लैडेस्ट। बट ऑल ऑफ सडन पता नहीं क्या मेरे माइंड में ऐसा ब्लाइंड थॉट आया, मैं उसे नेम भी नहीं दे सकता, ऐसा कौन सा ब्लाइंड थॉट आया कि ऑल ऑफ सडन दैट ब्लाइंड थॉट टर्न मी इनटू डिप्रेशन। और उस ब्लाइंड थॉट ने मुझे डिप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, डिप्रेशन की तरफ ले गया, मेलनकलिक हो गया, सैड हो गया, और चारों तरफ सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट्स एंड ब्लैक क्लाउड्स नज़र आने लगे। तो इस तरीके से पॉइंट उन अप्स एंड डाउन्स की बात कर रहा है जो कि एक पॉइंट के माइंड में आते हैं, जो कि एक पॉइंट एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, साइमल्टेनियसली। I heard the skylark wobbling in the sky, and I bethought me of the playful hare. Even such a happy child of earth am I, even as these blissful creatures do I fare. Far from the world I walk, and from all care, but there may come another day to me. Solitude, pain of heart, distress, and parting. नाउ द पॉइंट सेज कि उस टाइम पे मैं स्काईलार्क की वॉबलिंग सुन रहा था, वाइल द स्काईलार्क सर्कलिंग इन द एयर, तो मुझे वो आवाज़ आ रही थी। एंड आई बी थॉट ऑफ मी एज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, as the happiest child of the earth. So, and I bethought me of the playful hare, even such a happy child of earth I am. And when I thought about that hare, that happy hare who was running all around the moor, तो मैं उस हेयर के बारे में जब सोच रहा था तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था दैट आई वॉज द हैप्पीएस्ट चाइल्ड ऑन अर्थ। एंड उस ब्लिसफुल क्रीचर के बारे में मैं सोच रहा था, एंड आई वॉज वेरी ग्लैड एट दैट टाइम, एंड आई वॉक फार फ्रॉम दिस वर्ल्ड, from the world of depression, from the world of responsibilities, from the world of challenges, problems, difficulties of life। इन सबसे दूर शायद मैं जा चुका था जब मैंने अपने सराउंडिंग्स को एक्सपीरियंस किया, जब मैंने एक्सपीरियंस किया दैट आई वॉज द हैप्पीएस्ट चाइल्ड ऑन अर्थ। लेकिन जब ऑल ऑफ सडन वो ब्लाइंड थॉट मेरे माइंड को स्ट्राइक करता है, आई कुड नॉट नेम दैट ब्लाइंड थॉट इवन। तो जब उस ब्लाइंड थॉट ने मुझे स्ट्राइक किया, एट दैट टाइम आई अगेन स्टार्ट थिंकिंग ऑल अबाउट द अपकमिंग डे, कि जो फर्दर डे आने वाला है मेरी लाइफ में आफ्टर गोइंग बैक फ्रॉम दिस सीनरी, तो वो क्या होगा। तब मैं फिर से उसी सॉलिट्यूड, अकेलेपन से घिर जाऊंगा, वही पेन ऑफ हार्ट शुरू हो जाएगा, वही डिस्ट्रेस, पार्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चैलेंजेस, डिप्रेशंस ऑफ लाइफ, स्ट्रेस इनटू द लाइफ, वो सारी चीज़ें फिर से बैक टू पवेलियन हो जाएगी। तो अक्सर होता है व्हाइल वी गो फॉर अ वेकेशन, जब हम किसी वेकेशन पे जाते हैं ओवर द हिल स्टेशन, तब हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, जॉयस होता है, आर हैप्पीनेस इज़ ऑन
ऑन द पीक ऑफ द माउंटेन, लेकिन जब रिटर्निंग का टाइम आता है, जब वापस घर आने का टाइम आता है, तो वही सारी चीज़ें रिकॉल कर हमें होना शुरू हो जाती है कि अब जाके ये करना है, ऑफिस संभालना है, घर संभालना है, ये सारी चीज़ें पूरी करनी है, सारे चैलेंजेस को फेस करना है, सेम वही लाइफ अब दोबारा शुरू हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें सोच के हम एकदम से लो डाउन हो जाते हैं, और जो हैप्पीनेस ऑफ जॉय ऑफ हैप्पीनेस होता है, जो कि हाईली माउंटेन्ड होता है कुछ टाइम पहले, वो एकदम से सिंक डाउन हो जाता है। तो सेम विद द पॉइंट, दिस थिंग हैपन। My whole life I have lived in pleasant thoughts, as if life's business were a summer mood, as if all needful things would come unsought to general faith, still rich in general good. But how can he expect that others should build for him, sow for him, and at his call love him, who for himself will take no heed at all? Now, for the first time, the poet is talking all about the creator of the world, because here the H of the he is capital. ठीक है, तो यहाँ पे creator of the world की और द क्रिएटर ऑफ दिस रियलिटी उनके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट। तो पॉइंट सबसे पहले बोलते हैं कि मैं एक हैप्पीएस्ट चाइल्ड हुआ करता था उस टाइम पे, एंड मैं हर एक चीज़ को बहुत इन्जॉय करता था, प्लेजेंटली मैं रहता था, राइट। एंड माई लाइफ्स बिजनेस वर अ समर मूड, आई वॉज एज हैप्पी एज अ समर। ठीक है, जैसे कि एक समर सीजन हैप्पीएस्ट होता है, हैप्पीएस्ट सीजन ऑफ द ईयर होता है, उसी तरीके से मेरा मूड भी हमेशा जॉली रहता था, हमेशा खुश रहता था, प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस होते थे मेरे। ठीक है, एंड एज इफ ऑल नीडफुल थिंग्स वुड कम अनसॉट, ऐसा लगता है जैसे सारी नीडफुल थिंग्स मेरे पास आ चुकी है, सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट जो है आगे जाके क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड और द क्रिएटर ऑफ दिस रियलिटी, उस पर क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं कि वो हमेशा हमसे ऐसे एक्सपेक्ट क्यों करता है दैट वी शुड लव हिम, वी शुड बिल्ड फॉर हिम, वी शुड सॉ फॉर हिम, एंड वी शुड लव हिम अलॉट। जबकि जब हमारे प्लेजेंट डेज होते हैं एट दैट टाइम सब अच्छा हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, डिफिकल्टीज आते हैं, दैट टाइम व्हाई डज दैट क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड टर्न हिज फेस अराउंड? उस टाइम पे वो हमसे दूर क्यों चला जाता है, अपना फेस टर्न क्यों कर लेता है हमारी प्रॉब्लम्स और हमारी डिफिकल्टीज को, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग अस टू कम आउट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, ही टर्न्स हिज फेस अराउंड, वो अपने फेस को टर्न कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? वो क्यों केयर नहीं करता? व्हाई डजंट इट care about all these difficulties or problems which come into our life? इन सब के बारे में क्यों नहीं सोचता है वो? इन सब की परवाह क्यों नहीं करता है? क्यों हमें गाइडलाइन नहीं देता है दैट विल so that we can come out from all these problems or difficulties, right? तो इस तरीके से पोइट एट लास्ट ऑफ दिस स्टांजा 6 यहाँ पे पोइट क्वेश्चन मार्क पुट करता है अपॉन द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। सो फर्दर द पोइट्री इज कंटिन्यूइंग, अभी पोइट्री है वो कंटिन्यू ही रहेगी। सो स्टे कंटिन्यू विद गार्गी क्लासेस एंड थैंक यू सो मच।